नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने जो टॉपिक जो चल रहे थे, जिसके अंदर आज जो टॉपिक मैं लेके आया वो है जैसे कार्बन के अपन ने पढ़े, एल्कीन पढ़े, एल्काइन पढ़े, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, ठीक है, वलित पढ़े, सवरंत जिसो और जो है विवरंत जो थे उनको पढ़े, एलिफेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। आज जो लेके आ रहा है वो है संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक, ठीक है। इनसे भी कई बार सवाल आते हैं, ठीक है। तो संश्लेषित प्लास्टिक और रेसे क्या है कि वे जिनको मानव द्वारा निर्मित होते हैं वे कहलाते हैं क्या, संश्लेषित या सिंथेसाइज, ठीक है। जो रेसे फाइबर्स भी होते हैं और उनके अंदर प्लास्टिक भी होते हैं। तो आज जो है वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लास्टिक है, रेसे है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे क्या क्या चीजें बनती है, ठीक है, उनके बारे में आज का डिस्कशन रहेगा। पहला है संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक कपड़े प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से बनाए प्राप्त को रेसे से बनते हैं, ठीक है। जो कपड़े बनते हैं वो दोनों से बनते हैं, जिसमें अपन आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। प्राकृतिक रेसे जैसे आपने नाम सुना, कपास है, कॉटन है, ऊन है, रेशम है, इनसे जो बनते हैं, क्योंकि ये ऊन है, कपास से, रेशम है, जो नेचुरल सोर्सों से मिलते हैं, ठीक है। कपास प्लांट से मिलता है, ऊन जो होते हैं वो एनिमल्स से मिलते हैं, रेशम का एक कीट आता है जिससे रेशम पालन होता है, पौधों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं क्या, प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं। संश्लेषित रेसे जिनको बनाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, संश्लेषित रेसे होते हैं। संश्लेषित रेसों की छोटी इकाई से जोड़कर एक श्रृंखला बनती है। इसका मतलब यह है कि ये जो श्रृंखला बनती है वो छोटी छोटी इकाइयों से बनती है। उन छोटी इकाइयों को एकलक बोला जाता है। छोटी इकाइयों को क्या बोला जाता है, एकलक, ठीक है। और ये एकलक एकलक मिलके क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। यानी ये सब क्या है, बहुलक होते हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में क्या होती है, केमिकल पदार्थ होते हैं, रासायनिक क्या होते हैं, ये पदार्थ होते हैं। बहुलक जो बनते हैं वो हमेशा सहसंयोजक बंध से बनते हैं, जिसके अंदर कई सारी क्या होती है, सरल एकलक इकाइयां पाई जाती है। अणु आपस में जुड़ के पुनरावर्ती करते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होती है, पुनरावर्ती होती है, यानी वो के वो जो होते हैं, जो अणु होते हैं, या वो के वो जो एकलक इकाइयां होती है, ठीक है, वो बार बार क्या करती है, रिपीट करती है, और उससे बनता है बहुलक। जैसे आपने बहुलक का मतलब ये होता है, जैसे माला जो होती है वो फूलों से बनती है, तो फूल जो है अगर एक फूल है तो वो क्या कहलाता है, एकलक कहलाता है, ठीक है। तो बहुत सारे फूल होंगे तब अपन उसको क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा एक जो फूल का मतलब है एकलक है। एकलक बहुत सारे जब होंगे तब क्या बोलेंगे, इसके अंदर बहुलक बनेंगे, ठीक है। और जो धागा चलता है वो इसके अंदर सहसंयोजक बंध होता है। जैसे माला के अंदर जो धागा है वो क्या है, उस फूलों को जोड़ के रखता है, और यहाँ पे अणुओं को जोड़ के कौन रखता है, सहसंयोजक बंध उनको क्या करता है, जोड़ के रखता है। तो कई सारी इकाइयां, एकलक इकाइयां, वो आपस में जुड़कर क्या होती है, बहुलक का निर्माण करती है, ठीक है। दूसरी बात, अब माला भी आपने देखी होगी, तो सारी माला जो होती है वो एक ही फूल से बनी हुई नहीं होती, उसमें अलग अलग फूल होते हैं, ठीक है। कि 5 फूल जो है वो अपन गुड़ल के लेते हैं, तो एक फूल गुलाब का या 2 फूल गुलाब के डाले, फिर वापस 5 फूल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये कि पुनरावर्ती होगी, वो क्या होगी, वो नियमित होगी। कैसी होगी, नियमित होगी। यानी 5 के बाद में अगर कोई दूसरा आ रहा है तो वापस 5 के बाद में वही वापस रिपीट करेगा। तो यहाँ पे तो जिस तरह से जो धागा है वो सहसंयोजक बंध है, तो इसके अंदर जो उसमें अंदर जो धागा है वो उनको बांध के रखता है, या बांध के जो रखता है बहुलकों को, वो कौन रखता है, सहसंयोजक बंध रखता है, ठीक है। दूसरा जो होता है कि उसमें जो इकाई जो होती है, जो फूल जो होते हैं वो क्या आएंगे, इसके अंदर एकलक इकाइयां होगी, जिनकी क्या होती है, पुनरावर्ती होती है, जिससे क्या बनता है, बहुलक बनता है। एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है। ये क्रिया बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसको, इस क्रिया को क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। यानी बहुत सारी इकाइयों का जुड़ के एक बड़ी इकाइयों का बनना, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, बहुलीकरण कहा जाता है, ठीक है। बहुलक के निर्माण के दौरान आपस में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां समान हो तो उसको समबहुलक कहते हैं। ये ध्यान रखना, समबहुलक जिसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब ये होता है कि जिसमें जुड़ने वाली एकलक इकाइयां क्या होगी, समान होगी। एकलक इकाइयां कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। तो नाम से पता लग जाएगा, होमो का मतलब होता है सेम,
ठीक है। और यहाँ पे क्या, सम बहुलक, सम बहुलक का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, ठीक है, जिसमें एकलक इकाइयां जो होगी वो कैसी होगी, समान होगी, वो क्या कहलाते हैं, सम बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुलक क्या है, बहुलक वे होते हैं जिनमें एकलक इकाइयां बहुत सारी क्या होती है, जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में वो क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो ए बी, वापस आएगा ए बी, वापस आएगा ए बी, ठीक है, इस तरह से। तो ये कैसा होगा, ये विषम बहुलक है। विषम बहुलक का या सह बहुलक है, इसको बोला जाता है सह बहुलक बोला जाता है, क्योंकि इसमें समान नहीं है। लेकिन अगर मैं ए अगर ए को जोड़ता जाता हूं समान अणु, ठीक है, तो ये कैसा होगा, सम बहुलक होगा, सम बहुलक होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, सह बहुलक होगा, सह बहुलक होगा, ठीक है। तो समान जुड़ती है तो वो सम बहुलक है, कोई दूसरा जुड़ रहा है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अगर कोई उनकी पुनरावृत्ति, देखो पुनरावृत्ति हो रही है, एक बार बार आ रहा है, तो वो क्या है, और ये जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध होता है। ये जो इनके मध्य में जो बंध बनता है, और इसको एक को बोलेंगे एकलक, एकलक इकाई होती है, ये क्या होती है, एकलक इकाई होती है, ठीक है। तो ये है बहुलक। अब सम बहुलकों के कुछ उदाहरण है। एक तो आता है पॉलीएथिलीन, देखो नाम पता लग रहा है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, पॉली का मतलब क्या होगा, पॉली एथिलीन, ठीक है। पॉलीएथिलीन का मतलब क्या होगा, बहुत सारे, यहाँ पे यानी इसका जो मेन जो एकलक है वो क्या, एथिलीन है, एथिलीन, एथिलीन। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी बहुत, ठीक है। तो बहुत सारे एथिलीन जब जुड़ेंगे तब क्या बनेगा, पॉलीएथिलीन बनेगा, ठीक है। जैसे सपोज मान लो CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे बहुत सारे हैं ए में, ठीक है। इसका बहुलीकरण जब होगा, बहुलीकरण जब होगा तब CH2 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 ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, बहुलक बन जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन पॉलीएथिलीन बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारे जुड़ते जाएंगे। इससे उपयोग, इससे बनाए जाते हैं बैग, इंसुलेटर जो वायर होते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं पॉलीएथिलीन का, ठीक है। पॉलीथीन बनाई जाती है, देखो पॉलीथीन, पॉलीएथिल, ठीक है। खिलौने बनाए जाते हैं, आदि के निर्माण में इसका उपयोग में आते हैं। दूसरा होता है जिसको इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया, पीवीसी। पीवीसी को बोला जाता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। यहां पे क्या होगा कि जो विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है CH2, यहां पे ये CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है Cl है, ठीक है। इसके कई सारे अणु आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो है, तो जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ये विनाइल क्लोराइड एकलक इकाई, इसमें क्या है, पॉली को हटा दो, पीछे क्या बचेगा, विनाइल क्लोराइड जो है वो इसकी क्या है, एकलक इकाई है। और इससे क्या बनते हैं, बैग बनते हैं, पर्स बनते हैं, कृत्रिम लेदर जो होता है, ठीक है, हॉज पाइप बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में तारों की कोटिंग होती है, बरसाती कोट बनते हैं, और क्या बनते हैं, पाइप बनते हैं, और क्या बनते हैं, पाइप का मान होता है, ठीक है, पीवीसी के पाइप। फिर है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में क्या होगा, स्टाइरीन, स्टाइरीन का फॉर्मूला है C6H5, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी कई सारी इकाई जो होगी वो जुड़ेगी, ठीक है, तब बनेगा क्या, पॉलीस्टाइरीन बनता है। पॉलीस्टाइरीन ब्लड प्लास्टिक होता है, कैबिनेट बनाए जाते हैं इसके, पाइप बनाने जाते हैं, खिलौने हैं, कंगे हैं, वो इनसे बनाए जाते हैं। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, जिसको पेन बोलते हैं, इंपोर्टेंट है, ऑलनॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पेन बोलते हैं, पॉली PAN पेन, ठीक है। तो पेन जो होगा वो क्या होगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एकलक इकाई जो है वहां पे क्या, एक्रिलोनाइट्राइल है। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला है CH2CH और साइनाइड होता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, CN का मतलब क्या है, साइनाइड है,
ठीक है, तो इसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बोला जाता है। इसका काम क्या है, ये ऑर्गन रेशे को कृत्रिम ऊन के रूप में कंबल बनाने में एवं कपड़ों के निर्माण में इसका उपयोग में आता है। तो इसका जो उपयोग है वो कपड़ों के निर्माण में होता है, ठीक है, कपड़ों के निर्माण में होता है, ऊनी वस्त्रों के निर्माण में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है। तो ये इसके उपयोग है। पॉलीथीन का उपयोग जो है वो पॉलीएथिलीन, जिसका पॉलीथीन तो याद ही रखना है, इंसुलेटर वायर बनाने में, बैग बनाने में, खिलौने बनाने में। पॉलीथीन के मेन काम जो है वो पाइप बनाने में, पर्स है, बैग है, ठीक है, हॉज पाइप जो होते हैं वो आगे इसके अंदर। स्टाइलिन का जो है वो डेड प्लास्टिक बनाए जाते हैं, इसलिए इसके पाइप भी बनाए जाते हैं, खिलौने भी बनाए जाते हैं, कंघे जो हार होते हैं, ठीक है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इसके क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, जो ऊनी वस्त्र जो होते हैं, कृत्रिम ऊन जो होती है वो ये होती है, ठीक है, जिनको आर्टिफिशियली रूप से बनाया जाता है। ये सब समबहुलक है। समबहुलक का मतलब ये है कि इसमें एक ही यूनिट जुड़ती है, जैसे पहली में एथिलीन जुड़ता है, दूसरे में विनाइल क्लोराइड जुड़ता है, तीसरे में स्टाइरीन जुड़ता है और चौथे में एक्रिलोनाइट्राइल जुड़ता है। दूसरी है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जिसको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो होगा पॉली हटा दो, टेट्राफ्लोरोएथिलीन है टेफ्लॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो दो तो आते ही है, फ्लोरीन के क्या होता है यहाँ पे और परमाणु यहाँ पे स्थित है, ठीक है, जिसको बोलेंगे CF2CF2, ठीक है। टेट्रा मतलब चार हो गए, फ्लोरो चार है और दो कार्बन है, इसलिए क्या आया, एथिलीन आया। एथिलीन आया है डबल बॉन्ड के हिसाब से, ठीक है। कल अपने ये पहले भी पढ़ा था, एथीन, एथेन, सबसे पहला एथेन, उसके बाद में एथीन, ठीक है, और उसके बाद में एथाइन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको एथीन बोला जाएगा, ठीक है। इससे क्या गैस्केट बनते हैं, इंसुलेटर, नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो नॉन स्टिक बर्तन में किसका प्रयोग होता है, टेफ्लॉन का, ठीक है। कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, जो किससे बनती है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बनती है। दूसरा बूना रबड़, रबड़ आता है, जो आता है 1,3-ब्यूटाडाइन होता है। अब जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन ये क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर लगाएंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो तो आ रहा है एक नंबर पे, तो एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और दूसरा आ रहा है 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है, एक पे और 3 पे क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हुआ 1 3। एक और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं, डबल बंद है, यहाँ पे द्विबंध है, ठीक है। डबल बॉन्ड होने के कारण एक और 3 पे है, तो टोटल कितने कार्बन है, 4, तो इसलिए इसका नाम आया ब्यूटा, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए आया, 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए आया डाई, ठीक है। और इन, और लगता है क्या, इन, ठीक है। तो डाई का मतलब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मतलब क्या है, डबल बॉन्ड 2 है, और कौन से नंबर पे है वो पहले आपने लिख लिया, और टोटल कार्बन कितने इसमें 4 है, तो टोटल कार्बन यहाँ पे, ठीक है, संपूर्ण जो कार्बन है वो कितने हैं, यहाँ पे 4 है। 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, और यहाँ पे क्या लिखता जाता है, इसको ब्यूटा, ब्यूटा लिखा जाता है। 1 और 3 पे क्या बता रहा है, 1 और 3 पे डबल बॉन्ड बता रहा है, किसको बता रहा है, ये द्विबंध को बता रहा है। इससे क्या बनाए जाते हैं, रबर से टायर बनाए जाते हैं, हॉज पाइप जो होती है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद में पॉलीवाइनिल एसीटेट, पॉलीवाइनिल एसीटेट, ठीक है, इसमें 1,00,000 इकाई होती है वाइनिल एसीटेट। वाइनिल का फॉर्मूला क्या है, CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये आ गया क्या है, एसीटेट, इसको बोला जाता है क्या, एसीटेट, ठीक है। और ये क्या हो गया, वाइनिल, विनाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये हो गया विनाइल एसीटेट, तो ये तो है विनाइल और ये आ गया एसीटेट। उपयोग लेटेक्स पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ऐसे थे जिनके अंदर एक ही इकाई जो होती है वो बार बार रिपीट होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, समबहुलक बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, एक इकाई क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। सॉरी, टेफ्लॉन जो है वो इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर जो होती है वो किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो वो चढ़ाई जाती है टेफ्लॉन की, ठीक है। तो नॉन स्टिक याद रखना है आपको कि नॉन स्टिक में किसकी चढ़ाई जाती है, टेफ्लॉन की चढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है सबओलक। सबओलक का मतलब क्या है, कि सबओलक का मतलब होता है कि जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था जिसको कोपॉलीमर्स बोलते हैं। कोपॉलीमर्स का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर एक ही इकाई बार बार रिपीट नहीं करती, इसमें
दो या दो से ज्यादा इकाइयां क्या आती है या अलग अलग इकाइयां क्या करती है, रिपीट या पुनरावृत्ति करती है। तो इस बहुलक के निर्माण में आपस में जुड़ने वाली एकलक इकाइयां जो होती है वो अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सह बहुलक बोला जाता है या कोपॉलीमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो कोपॉलीमर्स क्या है? जिसके अंदर क्या होती है कि दो से ज्यादा इकाइयां क्या करती है, बार बार रिपीट करती है, वो क्या कहलाता है? सह बहुलक कहलाता है। ठीक है, अब सब बहुलक के कोई उदाहरण है। सबसे पहला है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, तो देखो एक तो आएगा इसमें स्टाइरिन। स्टाइरिन का फॉर्मूला C6H5CH2 होता है। ठीक है, और 1,3 ब्यूटाडाइन अभी बताया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड वापस CH2 आएगा। ठीक है, इसमें दो इकाइयां और ये दो इकाइयां आपस में क्या करती है? ये रिपीटेड होती है। ठीक है, क्या करती है? ये रिपीटेड होती है। इन दो इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है क्या, जिसको SBR भी बोला जाता है, बूना एस रबर भी बोला जाता है, सिंथेसिस बूना रबर बोला जाता है। ठीक है, या रबर संश्लेषित रबर भी बोला जाता है। इसके हल्के टायर बनाने में, ठीक है, मशीनों में रोटनिंग जो बेल्ट बनता है जिससे वो मशीनें घूमती है बेल्ट में, वो बनाने में, हॉर्स के पाइप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है डेक्रोन और टेरिलिन। ये इंपॉर्टेंट है, डेक्रोन और टेरिलिन। ये बनता है एथिलीन ग्लाइकोल से। किससे बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है CH2CH2OH। ठीक है, यहाँ पे CH2 और दूसरी तरफ क्या लगाना है? OH लगाना है। ठीक है, ये बन जाता है क्या? एथिलीन ग्लाइकोल। और इसकी जो अभिक्रिया करवाई जाती है पास में दूसरा जो होता है वो डाइमेथिलीन टर्फेलेट जो होते हैं उनसे ये अभिक्रिया कराई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OOS C6H4 होता है और वापस COOS होता है। ठीक है, COOCH3 ठीक है, और बीच में जो होता है वो क्या होता है? C6 और H4 होता है। ठीक है, इससे अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, ये दोनों एकलक इकाइयों से बना हुआ होता है। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है वो रेसे मैग्नेटिक रिकॉर्ड की स्ट्रिप बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, रेसे बनाने में और मैग्नेटिक जो स्ट्रिप बनती है वो इसको बनाने में किया जाता है, जिसमें दो चीजों का उपयोग लिया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का होता है, दूसरा जो होता है वो डाइमेथिल टर्फेलिक एसिड का होता है। ठीक है, टर्फेलिक ये एसिड होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है COOCH3 ठीक है, ये याद रखना, दोनों तरफ आएंगे COOCH3 और इधर भी आएगा COOCH3 और C6H4 होगा। ठीक है, उसके बाद में होता है ग्लिप्टन। ये एथिलीन ग्लाइकोल इसके अंदर आता है, जो भी आया CH2OH दूसरा आता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, इन दोनों इकाइयों का जो होता है वो क्या करते हैं? आपस में जुड़ जाती है और इससे बनाए जाते हैं, एक तो पेंट बनाया जाता है और वार्निश बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, पेंट और वार्निश जो होता है वो किससे बनता है? ग्लिप्टन से बनता है, जो दो इकाइयों से बना हुआ होता है। एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा होता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H4 COOH। ठीक है, और इसका जो होता है एथिलीन ग्लाइकोल का जो होता है वो होता है CH2CH2OH। ठीक है, या OH CH2CH2OH, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन दोनों इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन में क्या होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन होता है और स्टाइरिन होता है। ठीक है, उसके बाद में डेक्रो जो होता है एथिलीन ग्लाइकोल और मेथिल डाइमेथिल टर्फेलिक है, डाइमेथिल है। ठीक है, तो दो मेथिल है, देखो इधर भी है इधर भी है। ठीक है, और टर्फेलिक एसिड जो होता है वो इसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, नायलॉन 6-6। देखो 6-6 का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कार्बन होते हैं यहाँ पे भी 6 है और इसमें भी जो कार्बन है वो टोटल 1 4, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया और इधर भी 1 हो गया, ये भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? नायलॉन 6-6 बोला जाता है। तो नायलॉन 6-6 में 6 का मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, ये जो 6-6 आए इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, पहले का नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा? हेक्सा। और ठीक है, और मेथिलीन डाइएमीन है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। ठीक है, यानी 6 जो है वो कार्बन के मॉलिक्यूल है और 2 एमीन है। ठीक है, दूसरा होता है एडिपिक अम्ल।
ये है एडीपी अम्ल, ठीक है, जिसमें आएगा COOH और बीच में आएगा CH2 और 4 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों इकाइयों से ये बनता है नायलॉन। नायलॉन के क्या बनाए जाते हैं, टायर भी बनाए जा सकते हैं, फाइबर भी बनाते हैं, रस्सियां भी बनाते हैं, कपड़े भी बनते हैं, ठीक है। तो ये नायलॉन 66 है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है ये, तो ये बनता है किससे, मेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन से बनता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CS2 ब्रैकेट 6 और दोनों तरफ क्या लगाना है NH2 या NH2 CH2 6, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है एडीपी अम्ल का फॉर्मूला होता है CS2 ब्रैकेट 4 और दोनों तरफ क्या लगाते हैं COOH, ठीक है। दूसरा होता है बेकेलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके भी कई सारे बार सवाल पूछा गया। बेकेलाइट में ये पूछा जाता है कि ये कैसा प्लास्टिक है, ये ऐसा प्लास्टिक है जो कैसा होता है, ताप सुमन्य ताप द्रव्य प्लास्टिक होता है। ये कैसा होता है, द्रव्य प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का वे प्लास्टिक होता है जो क्या करते हैं, एक बार अगर बनने के बाद में उनको पिघला के वापस दूसरी बार में उसको बनाया नहीं जा सकता, यानी ये रिसाइकल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रिसाइकल नहीं होता है तो कौन सा है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो किससे बनते हैं, बेकेलाइट से बनते हैं। ये बनता है फॉर्मल्डिहाइड जिसका नाम है CHO, ठीक है। ये CHO जो है वो एल्डिहाइड का समूह होता है और एक कार्बन है इसलिए इसको बोला गया फॉर्मल्डिहाइड, और इसका दूसरा नाम है, इसका ऐसे नाम बोला गया तो मेथेनॉल बोला जाता है, मेथेनॉल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, मेथेनॉल, ठीक है। दूसरा होता है फिनॉल, कल आपको बताया था फिनॉल जो बेंजीन जो होता है वहां पे ऊपर जो OH लगता है तब क्या बनता है, ये फिनॉल बनता है। तो इन दोनों की इकाइयों को जोड़ा जाता है, ठीक है, और इससे बनाए जाते हैं इंसुलेटिव पदार्थ के रूप में इनको बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है और कठोर प्लास्टिक के रूप में, जैसे चेयर वगैरह जो होती है, ठीक है, वो इनसे बनाई जाती है, जो किससे बनती है, बेकेलाइट से बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है और 9166 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलामाइन। मेलामाइन जिसको फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, जिसको मेलामाइन बोलते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड से मेलेमिन नामक एक एकलक इकाई होती है जिससे बनता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तीन तरफ तो क्या लगता है, इसमें Na और नाइट्रोजन होते हैं और तीनों में क्या लगते हैं, ये तीनों पे एक एक छोड़ के क्या लगाया जाता है, NH2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 होती है, तो यहाँ हर जगह कार्बन पे, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे क्या लगा हुआ है, कार्बन लगे हुए हैं, ये 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। और यह नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 1 2 3 पूरी हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी पूरी हो गई, 1 2 3 ये नाइट्रोजन के लिए 3 लाइनें जाएगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए जो होती है वो 3 लाइनें जाती है और कार्बन के लिए कितनी लाइनें जाती है, 4 लाइनें जाती है, ठीक है। तो 4 लाइनें देख लो, 4 लाइनें नाइट्रोजन की जाती है, सॉरी कार्बन के लिए 4 लाइनें जाती है। इससे क्या बनाई जाती है, कॉकरी, बर्तन बनाने में इसका काम लिया जाता है, ठीक है। तो मेलामाइन से बनने वाले जो बर्तन होते हैं, ठीक है, वो मेलामाइन जो होता है वो किससे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से बनता है और प्लस मेलानिन नामक जो होता है पदार्थ से बनता है, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है और ये मेलामाइन है, इसको बोलेंगे अपन मेलामाइन, इससे ये बनता है। नेक्स्ट है पॉलीयूरेथेन, ठीक है, जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल होता है और दूसरा होता है एथिलीन डाइआइसोसाइनेट होता है। तो देखो ये है डाइएथिल, तो ये तो हो गया एथिल, एथिलीन का हो गया, ठीक है, CN ये हो गया आपके साइनाइड, ठीक है, और आइसो का लिया आया ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आइसोसाइनाइड है, डाई 2 बार है, 2 बार आइसोसाइनाइड है, तो आइसोसाइनाइड का CNO जो होता है वो आइसोसाइनाइड है, CNO, ठीक है। CNO जो क्या है, ये आइसोसाइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड, इसको बोला जाएगा आइसोसाइनाइड, साइनेट, ठीक है। तो 2 है, 2 के लिए क्या आएगा, डाई, और इसको बोला जाएगा क्या, एथिलीन, ठीक है। और प्लस क्या होता है इसके साथ में, एथिलीन ग्लाइकोल होता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो इसके साथ में जुड़ के क्या बना लेता है, ये बनाता है पॉलीयूरेथेन बनाता है, क्या बनाता है, पॉलीयूरेथेन, और इससे बनाए जाते हैं क्या, रेसे, इंसुलेटर, ठीक है, पेंट वगैरह बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है। ये तो थे सबहुलक के उदाहरण थे, ठीक है। सबहुलक के अंदर जो क्या बनते हैं 2
से ज्यादा क्या होती है, अलग अलग तरह की इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब रेशों का वर्गीकरण देखो, रेशों का है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे। तो पहला है प्राकृतिक रेशे या बहुलक, जो प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। सेलुलोज है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन, सिल्क है, ठीक है, और ऊन है, प्राकृतिक रबर है, ठीक है, ये सब क्या है, ये जो है वो क्या है, प्राकृतिक रेशे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अर्ध संश्लेषित, जिसको आधा बनाया जाता है, आधा जो होता है प्राकृतिक होता है। ये प्राकृतिक रेशों के साथ विभिन्न रसायनों का उपयोग करके इसको बनाया जाता है, जैसे नाइट्रोसेलुलोज है, गन कॉटन है या सेलुलोज है, सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट है, ठीक है, एसबीआर जिसको रबर बोलते हैं अपन, संश्लेषित रबर को एसबीआर बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, लैटेक्स निकाल के उसमें कुछ केमिकल को ऐड किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या हो, बढ़े, ठीक है। तो अर्ध का मतलब क्या होता है, कुछ नेचुरल होता है, कुछ उसमें आर्टिफिशियली केमिकल मिलाए जाते हैं। प्राकृतिक वे होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, जैसे सेलुलोज है, एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है, सिल्क है, ऊन है, प्राकृतिक रबर है, ये, ठीक है। यहाँ पे संश्लेषित है, ठीक है, एस जो है एसबीआई संश्लेषित है, सिंथेसाइज्ड है। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशे या बहुलक, ठीक है। मानव से निर्मित रेशे जो होते हैं या बहुलक वो कहलाते हैं, जैसे पीवीसी है, नाइलॉन है, नाइलॉन 66 है, टेफ्लॉन अभी पढ़ा था, पॉलीइथाइलिन पढ़ा था, ये जो है वो क्या है, बहुलक में आते हैं, जो संश्लेषित होते हैं। संरचना के आधार पे, पहला तो था उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा क्या संरचना के आधार पे, ये कितने टाइप के होते हैं। पहला आता है रैखिक, ठीक है, इनमें एकलक इकाइयां सीधी रेखा के अंदर संरचना में जुड़ी हुई रहती है, एक विमीय संरचना होती है, मतलब एक ही श्रृंखला के अंदर ये क्या होगी, जुड़ी हुई रहेगी। जैसे पीवीसी है, नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉलिएस्टर वगैरह जो है वो क्या है, रेखीय बहुलक होते हैं, जिनका गलनांक, तन्य सामर्थ्य, घनत्व उच्च होता है। कैसा होता है, तन्य सामर्थ्य वगैरह घनत्व कैसा होता है, इनका उच्च होता है। दूसरा होता है स्थाकित, जो कैसे होता है, स्थाकित होंगे, ठीक है, स्थाकित होंगे तो इनमें क्या बताएगी, द्विविमीय संरचना बताती है, द्विविमीय होते हैं, ठीक है, इनकी संरचना में बदलाव होता है, जिनमें सीधी श्रृंखला में कुछ शाखा के रूप में जुड़ी हुई रहती है, जैसे ग्लाइकोजन, ये की जगह ई, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। इनमें गलनांक, तन्य सामर्थ्य, घनत्व थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो रेखिक में क्या हो गया, सीधी श्रृंखला में जो होते हैं एक विमीय होते हैं, शाखित जो होंगे वो द्विविमीय होंगे, ठीक है, 2 डायमेंशियल होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, ये सीधी श्रृंखला में क्या हो जाता है, इसमें कुछ शाखाएं जुड़ जाती है, जैसे ग्लाइकोजन है, एमाइलोपेक्टिन है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, गलनांक, तन्यता और घनत्व दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट है जटिल, जटिल बहुलक, ये त्रिविमीय होते हैं, जटिल संरचना वाले बहुलक होते हैं, जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ठीक है। ये ताप डर बहुलक होता है, यानी इनमें ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है या कम प्रभाव इस पे पड़ता है। बेकेलाइट, ये तो मेलामाइन, ये तो बता दिया आपको, ठीक है। आणविक बलों के आधार पर, यानी उसमें कैसा बल होगा, बहुलकों के निर्माण में विशिष्ट भौतिक एवं रासायनिक गुणों की क्रिया की जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुलक में एकलक इकाइयां जो होती है वो आपस में कौन से बंध से, सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। रासायनिक बंधों के अलावा बहुलक के अणुओं के बीच कुछ भौतिक बंध भी होते हैं, ये भौतिक गुणों में वृद्धि क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध होते हैं, वांडरवाल्स बल होता है, द्विध्रुवीय अंतःक्रिया द्वारा या डाइपोल डाइपोल के कारण, ठीक है, इनके भौतिक गुणों में क्या आ जाता है, परिवर्तन देखा गया है बंधों के आधार पर, ठीक है। तो आणविक जो बलों के आधार पर, यानी अलग अलग बंध जो होते हैं वो किस प्रकार से बंधे हुए होंगे, ठीक है, या कौन सा बंध मिलेगा उसके अंदर, तो उनके आधार पर इनको अलग अलग आणविक बलों के आधार पर इनको अलग अलग विभाजित करते हैं। आणविक बलों के आधार पर इनको 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स जो होते हैं, इन बहुलकों में दुर्बल आणविक बल पाया जाता है। क्या प्रभाव होता है, एकलक इकाइयां एक प्रकार से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, इन्हें इलास्टिक की तरह खींचा जा सकता है यानी इनको खींचा जा सकता है। क्रॉस लिंकिंग के कारण पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होते हैं, मतलब बीच में बॉन्ड होता है, लेयर चलती है उसके बीच में क्या चलेंगे, बॉन्ड चलते हैं, तो इनको खींचने पे जैसे बल हटाया जाएगा वापस पूर्व अवस्था में ये आ जाते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर आएगा इसके अंदर, सीधी सी बात है,
संश्लेषित रबर आएगा और वल्कनीकृत रबर इसके अंदर आता है। ठीक है, अब एक दूसरा जो होता है वो रेशेदार बहुलक है। इसमें क्या होता है, प्रबल अंतर आणविक बल होते हैं, जैसे S बल होता है, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अंतर क्रिया का बल होता है। वो बहुलक का गलनांक क्या होगा, इसका उच्च होगा। उच्च क्या होगी, तन्य सामर्थ्य होगी। उच्च क्या होगी, इसकी तन्य सामर्थ्य होगी, यानी आप खींचोगे तो ये टूटेगा नहीं। ठीक है, तन्यता इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और होने का कारण क्या, हाइड्रोजन बंध और द्विध्रुवीय अंतर क्रिया। गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन से, नाइलॉन 66 है, पॉलिस्टर है जिसको टेरिलिन या डेक्रोन, और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुलक के रूप में रेशेदार की संरचना दर्शाते हैं। कैसे होते हैं, ये रेखीय होते हैं, इसके वायर वगैरह बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, तो देखो पहला है वो है इलास्टोडर्म। ये कैसे होते हैं, जिनको खींचा जा सकता है, इनकी इलास्टिसिटी इतनी होती नहीं है। ठीक है, क्रॉस लिंकेज के कारण ये जब भी छोड़ेंगे वापस पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। प्राकृतिक रबर वगैरह वो इसमें आते हैं। रेशेदार के अंदर कौन आते हैं, जो केस में आंतरिक अणुबल कैसा होता है, प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल होता है, यानी सीधी सी बात है, जब बंध प्रबल होगा तो टूटेगा नहीं, तो उसकी तन्यता गलनांक वो भी कैसे होंगे, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, रेखीय बहुलक है जो रेशेदार होते हैं। कैसे होते हैं, रेशों के रूप में या फाइबर्स के रूप में ये मिलते हैं। नेक्स्ट है तीसरा जो है वो है थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, सी जो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, वे प्लास्टिक जिनको एक बार गर्म करके वापस पिघला के वापस उनको दूसरा बार दूसरी चीजें अपन बनाया जा सकता है, या दूसरे आकार में इसको डाला जा सकता है, वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जिनको एक बार बनाने के बाद में वापस उनको पिघला के दूसरी बार वापस उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिनको एक बार ही बनाया जाता है। ये मेन अंतर होता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बहुलक ताप शून्य में होते बहुलक है। ठीक है, इन ताप थोड़ा सा भी ताप देने पे ये पिघल जाते हैं। एक बार किसी आकार को डालने के बाद इन्हें गर्म पिघलाया जा सकता है और किसी नए आकार में डाला जा सकता है, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें रेशों में दुर्बल और इलास्टोडर्म से प्रबल अंतर आणविक बल होता है। ठीक है, दूसरी चीज इससे जैसे बनते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल पाइप बनते हैं, पॉलीइथाइलिन बनता है, पॉलीथीन बनता है और टेफ्लॉन बनते हैं। ठीक है, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये त्रिविमीय बहुलक के में दाब दृढ़ बहुलक होता है। ये कैसा होता है, ताप दृढ़ बहुलक होता है, क्योंकि एक बार किसी निश्चित आकृति में डाल देने के बाद इन्हें गर्म करके पिघला के वापस इनको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें आते हैं बेकेलाइट, टेरिलिन, यूरिया फॉर्मल्डिन रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिन और रेजिन इसके अंदर आते हैं। जिन जो कैसे होते हैं, इसमें बेकेलाइट और टेरिलिन याद रखना है। ठीक है, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार बनाने के बाद में वापस नहीं बनाया जा सकता। तो ताप जो है थर्मोप्लास्टिक जो ताप शून्य होते हैं। ठीक है, जिनको थोड़े से ताप में पिघलाया जा सकता है और दूसरे आकार में इसको डाला जा सकता है, इनको डाला नहीं जा सकता। देखो अब ये प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक उच्च अनुभार वाले बहुलक होते हैं। ठीक है, बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन है, ठीक है, प्रोपिलीन है आदि के बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात उच्च बहुलक बनते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक होते हैं और ये दूसरा होता है कृत्रिम। जैसे गर्म करने पर मुलायम या ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं वो कहलाते हैं, जैसे टेफ्लॉन। गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएंगे और ठंडा करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक। कृत्रिम रासायनिक विधियों द्वारा इनको तैयार किया जाता है। पॉलीथीन है, टेफ्लॉन, बेकेलाइट जो है, इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ये होते हैं कृत्रिम। ठीक है, प्लास्टिक कारक जिसको प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या मतलब क्या होता है कि प्लास्टिक उत्पादन में गुणवत्ता जैसे श्यानता उसकी ध्यान रखना, लचीलापन आदि को बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों को इनमें मिलाया जाता है, ठीक है, यानी उसकी लचीलापन और दृढ़ता बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों को इनके अंदर प्लास्टिक के अंदर मिलाया जाता है, ठीक है, उनको बोला जाता है प्लास्टिलाइजर, जिसको सुगठिताकारी या प्लास्टिक साइजर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एन-ब्यूटिल थैलेट, ऑक्टिल थैलेट, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, कपूर है, ग्लिसरॉल है,
ये कैसे ऐसे सब्सटेंस है जिनको प्लास्टिक के अंदर मिलाया जाता है, जिससे उनकी श्यानता और लचीलेपन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और वो कैसे बनते हैं, दृढ़ प्लास्टिक का बनते हैं। रबर, रबर कैसे होते हैं, इलास्टोमर होते हैं, ये श्रेणी में आते हैं। जो बाह्य दबाव पे प्रभाव में विकृति आ जाती है, आप खींचोगे तो उसमें जो आकार में बदलाव आ जाएगा, विकृति आ गई। इलास्टिक गुण जो के कारण पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इसमें इलास्टिसिटी होने के कारण जैसे बल को छोड़ा जाता है वापस पूरी अवस्था में आ जाते हैं। रबर हमें प्राकृतिक रूप से वृक्ष से प्राप्त होते हैं, जो अत्यधिक नरम एवं इलास्टिक होता है। सीधी सी बात है, जो वृक्ष से लेटेक्स निकलता है, ठीक है, रबर का जो प्लांट होता है उससे दूध निकलता है, उसको बोला जाता है लेटेक्स, और लेटेक्स के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, रबर बनाए जाते हैं। लेकिन वो रबर की जो तन्यता होती है, इलास्टिसिटी होती है, बहुत ही कम होती है, थोड़ा सा खींचने पर वो टूट जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा क्या किया जाता है, थोड़ा सा इसके अंदर कृत्रिम करके इसमें कुछ पदार्थों को मिला के इसको दृढ़ बनाया जाता है। कृत्रिम या संश्लेषित बहुलीकरण द्वारा बनते हैं, जैसे SBR भूना एस रबर है, ठीक है, भूना N रबर है, ठीक है, थायोकॉल है, आदि जो होते हैं वो क्या है, वो प्राकृतिक रबर है। वो कैसे होते हैं, संश्लेषित रबर होते हैं, जिनको कुछ केमिकल एड के द्वारा इनको बनाया जाता है। रबर जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक देखो, रबर के वृक्ष से गाढ़ा चिपचिपा लगभग अर्ध ठोस, ठीक है, प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है कि लेटेक्स के समान होता है। कैसे होता है, लेटेक्स के समान, रेजिन के समान होता है, मृदु एवं सॉफ्ट होता है। जो दूध निकलता है वो कैसा, सॉफ्ट है, लचीला होता है। सूखने पर ये कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन लचीला बना रहता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर का सामान्य सूत्र जो होता है वो C5H8N होता है, ठीक है। अब N जो होंगे वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर वृक्ष से निकलता है, गाढ़ा दूध जो निकलता है, ठीक है, वो रबर के समान होता है, मृदु होता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक रबर कहा जाता है। इनका क्या किया जाता है, भंजक किया जाता है, आसमन किया जाता है, ठीक है और हमें आइसोप्रीन प्राप्त होता है। आइसोप्रीन रबर एक लगे सॉरी, आइसोप्रीन में देखो आप देख रहे हो, तो इसका बहुलीकरण में क्या होगा कि C, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे H, और ये बन जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, या जो होगा वो वापस क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इधर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और या बन गया क्या अपने पास में, CH3। अब देखो एक, ठीक है, और दो, एक कम पड़ रहा है, ये छोड़ दिया, जो भी नेक्स्ट दूसरा आएगा वो या जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक जुड़ेगा, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ, तो ये बन गया इसका खाली, ठीक है। और ये हो सकते हैं कितने, N। अब इसको बोलेंगे अपन पॉली, ठीक है, आइसोप्रीन बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन बोलते हैं। तो ये बन गया क्या, आइसोप्रीन, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, रबर है, ठीक है। डबल बॉन्ड तो 2 बार थे वो हट गए, यहां से ये डबल बॉन्ड टूटा, यहां से भी टूटा, ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एक होता है वल्कनीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। वल्कनीकरण क्या होता है, देखो सबसे पहले इसको जो बारे में बताया था वो सॉस गुडियर ने बताया था। इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने से, याद रखना सल्फर S से उपचारित करने पर इसमें तन्य सामर्थ्य, तन्य की खींचने की सामर्थ्य भौतिक गुणों में वृद्धि होती है, और ऐसा कठोर एवं ज्यादा क्षमता वाला रबर वल्कनीकृत रबर कहलाता है। अब देखो, जो रबर सामान्य प्राकृतिक रबर होता है वो क्या होता है, वो उसकी तन्य सामर्थ्य इतनी होती नहीं है, दृढ़ होता नहीं है। तो उसकी तन्य सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर सल्फर को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, सल्फर को ऐड किया जाता है, और सल्फर करने से वो जो बनता है उसको वल्कनीकृत रबर कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, कि वल्कनीकृत रबर जो होता है उसको बनाने के लिए किस पदार्थ को यूज में लिया जाता है, तो वो होता है सल्फर। वल्कनीकृत रबर का प्रयोग टायर बनाने में, रबर बैंड बनाने में, कन्वेयर बेल्ट बनाने में आदि में किया जाता है। जबकि प्राकृतिक रबर जो होता है उसके जूते के सॉल बनाने में, जलरोधी कपड़े बनाने में, गोल्फ की बॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक रबर होता है, ठीक है। वल्कनीकृत रबर का टायरों का, जैसा हार्ड है, टायर हार्ड होता है, ठीक है, तो वो उसको इंजन में बनाए जाते हैं, वो वल्कनीकृत होता है, दृढ़ होता है।
नेक्स्ट है संश्लेषित। संश्लेषित में कुछ आते हैं जिनको प्राकृतिक रूप में, तो इसमें आता है बुना, ठीक है। ब्यूटाडाइन और एन का मतलब होता है सोडियम, इसमें सोडियम आता है इसलिए इसको एन बोला गया, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन से बनता है, ये सम बहुलक होता है। सम बहुलक अभी पता लग गया, सम बहुलक क्या मतलब, क्या एक ही यूनिट बार बार रिपीट होगी, ठीक है। इसमें क्या डाला जाता है, एक जिंगलर नाटा अभिकर्मक की उपस्थिति में, यानी एक पेड़ की उपस्थिति में बुना एस रबड़ का निर्माण किया जाता है। ये प्राकृतिक रबड़ के समान गुण दर्शाता है, ठीक है। दूसरा होता है नियोप्रीन। नियोप्रीन जिसको डाइप्रीन भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है वो क्लोरोप्रीन, देखो अभी आया था ऊपर ये वाला। इसके अंदर फर्क क्या है कि आइसोप्रीन के ऊपर यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्रीन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है Cl है, ये देखो ये यहाँ पे क्या है Cl है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन गया आपने आइसोप्रीन, या इसको बोला जाता है नियोप्रीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन का क्या पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। और जिससे क्या बनता है, ये जो मैंने नीचे लिख दिया, बहुलीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। प्रथम संश्लेषित रबड़ जिसका उत्पादन बड़े स्तर पे किया गया था, ये पहला था नियोप्रीन संश्लेषित रबड़। पहला संश्लेषित रबड़ जो था वो क्या था, नियोप्रीन था। यह ऑक्सीकरण एवं कार्बनिक पदार्थों की क्रियाओं से प्राप्त प्रतिरोधकता दर्शाता है। इसके कारण इसको ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने में, रेफ्रिजरेटर के पार्ट बनाने में, कार्बनिक पदार्थों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और कार्बनिक पदार्थों की में से क्रिया करके प्रतिरोधकता दर्शाता है ये, ठीक है। इन ऑक्सीजन और कार्बनिक पदार्थों से क्या करता है, क्रिया नहीं करता, इसलिए इसको क्या किया जाता है, ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने में, रेफ्रिजरेटर बनाने में और कार्बनिक पदार्थों व ईंधन के रूप में, इसके भंडारण के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है थायोकोल। थायोकोल ये इसका फॉर्मूला आता है CH2OH, ठीक है, जिसको बोला जाता है इसको एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोला जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल, CH2 और इधर होता है OH, ठीक है। ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। इसमें सोडियम पॉलीसल्फाइड ये मिलाया जाता है, सोडियम पॉलीसल्फाइड का बहुलक है। इसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम पॉलीसल्फाइड भी मिलाया जाता है, ठीक है। बहुलक है यानी बहुलक है, यानी एक तो मिलेगा इसमें एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा इसमें क्या होगा, सोडियम पॉलीसल्फाइड होगा। इससे हॉज के पाइप गैस्ट्रिक या ऑक्सीकारक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। बुना एस रबड़ ये स्टाइलिन तथा 1,3 ब्यूटाडाइन का बहुलक है, स्टाइलिन, ठीक है। इसका प्रयोग जो है टायर बनाने के में, आंतरिक कार्यों के रूप में, दृढ़ रबड़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एस का कार्यों में प्रयुक्त दृढ़ रबड़ के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, यानी दृढ़ रबड़ अगर बनाना है तो वो बुना एस होगा, ठीक है। तो ये है कुछ रबड़ के बारे में, जिसमें थायोकोल है, बुना एस है, ठीक है। बुना रबड़ क्या होता है, जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, स्टाइलिन ऐड हो जाता है, ये स्टाइलिन ऐड होगा, ठीक है, बुना के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बुना एस बन गया। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टाइलिन से, एस जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है किसको, स्टाइलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आज के जो संश्लेषित रबड़ है, ठीक है, जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसमें बताया भी है कि ये आने लायक है, ठीक है। तो उनको जरूर पढ़े। और आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।